आईपा की ये मुहिम सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को जिस तरह से दरकिनार किया गया था, ये जातीय राजनीति ने ख़त्म किया था। कम से कम आपने एक अच्छा माहौल दिया, और यही बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में परिवर्तन लाएगा। पूरी तरह से सड़कें टूटी फूटी थीं, गड्ढा युक्त थीं, सड़कों पर पैदल चलना दूभर हो गया था। वाहनों से तो चलना बात दूसरी थी, पैदल भी आदमी चलने में डरता था। बिजली की व्यवस्था क्या थी ये आप सभी जानते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं कमल नयन मधुकर जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वाराणसी के, और तमाम बिंदुओं पर इनसे आज चर्चा करते हैं। जानते हैं कि इसमें चूँकि 2022 का जो चुनाव है, किस प्रकार की हलचलें हैं यहाँ पे, क्या लगभग जनता जनार्दन के मूड में है इस समय, जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है इसमें सूबे के। चूंकि अगर पत्रकारिता के दौरान बात की जाए तो इन्होंने लगभग बहुत से ऐसे चुनाव के उतार चढ़ाव देखे हैं जिसके समीकरण को लगभग समझ सकते हैं। तो सर, स्वागत है आपका मधुकर जी आईपा में। सर, बात की जाए, धन्यवाद। बात की जाए अगर 2022 का जो आगाज़ हो चुका, चुनावी आगाज़ जो है, क्या समीकरण बनेंगे इस बार? क्या लगता है, मतलब कि अगर बातें की जाएं तो किन बिंदुओं के साथ जनता जनार्दन वोट करने जाएगी? क्या विशेष मुद्दे होंगे यहाँ के? वाराणसी क्या पूरे पूर्वांचल में अब तक की जो राजनीति रही है वो जाति के आधार पर तय होती रही है। जातीय फैक्टर बहुत काम करता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये जातीय फैक्टर टूटा है, और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा लगता है कि ये जातीय फैक्टर टूटेगा। और तमाम जातीय आधार पर राजनीति करने वाले लोगों ने भी एक गठबंधन बना लिया है। क्या हश्र होगा ये तो 10 मार्च को ही पता लग पाएगा। लेकिन आम जनता जो है, एक चीज़ और भी ये देखने को मिल रही है कि पहले जनता मुखर हो जाया करती थी, लेकिन इस बार चुनाव में जनता मुखर नहीं हो पा रही है। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक सवाल कौंध रहा है कि जाति राजनीति के आधार पर जो राजनीति हो रही है, जो सत्ता बनाई जा रही है, उससे नुकसान ही हो रहा है प्रदेश का। तो अब तो विकास के मुद्दे पर पूर्वांचल जो है वोट करने जा रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे, चूँकि अगर जातिगत बातें की जाए, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जितनी जाति उतने नेता। लगभग निषाद देख लीजिए, राजभर देख लीजिए, बिंद समाज से देख लीजिए, अभी हाल ही में काफ़ी तेजी से चर्चा आ रहा है प्रेमचंद बिंद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से। तो तमाम अगर बातें की जाए तो जितनी जातियां हैं, पटेल हो गए, चौहान हो गए, तो सबकी एक पार्टियां हैं। तो आखिर ये जो वोटों का जो समीकरण है जाति के उस पर जो है, ये क्या असर रहेगा? कुछ असर रहेगा, या मतलब कि 2014 के बाद से समीकरण कुछ बदलते नजर आए जब से मोदी ने कमान संभाली है? क्या ये जातिगत तिलस्म टूटेंगे ये? जी हाँ, बिल्कुल टूटेंगे। क्योंकि देखिए, जाति के आधार पर उन्होंने पार्टियां तो बना ली, लेकिन एक ही जाति के 2-2, 3-3 पार्टियां बन गई। नतीजा ये हुआ कि उनके वोट बिखरने लगे हैं। और हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि जाति के आधार पर राजनीति बहुत ज़्यादा दिन तक संभव हो पाएगी, क्योंकि जाति के आधार पर जो पोलराइजेशन होता है वोटों का, वो क्षणिक होता है। सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने एक कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं। बनारस में ही आप देख लीजिए, शहरी अगर विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर जातीय आधार पर पिछले लोकसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, उसी समय से ये मिथक जो था ना कि जाति के आधार पर राजनीति का, वो टूटना शुरू हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से ध्वस्त हुआ। परिणाम जो भी रहा है वो सबके सामने है, और इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अगर बातें की जाए तो पार्टियां जो बनती हैं, जो शीर्ष नेतृत्व उसके करते हैं, जो कमान संभालते हैं, जब ये किसी पद पे पहुंच जाते हैं, विधायक या मंत्री बन जाते हैं, तो जो इनके मुद्दे होते हैं, जो जनता जनार्दन के बीच में जो वादे होते हैं, ये भूल जाते हैं लोग। जब सत्ता का सुख प्राप्त करते हैं तो उसमें उन मुद्दों से विचलित होते हैं। जब सरकार जब गिरने की संभावना होती है, जब इनको लगता है नेताओं को कि ये सरकार जो है अब हारने कगार पे है, या हमारा कहीं इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है, या हमें बेहतर सीटें मिल सकती, लाभ मिल सकती हैं, तो फिर ये इस पार्टी से उस पार्टी करते हैं। तो जो सत्ता सुख है किसी एक मुद्दे को लेकर, तो ये कितना प्रभाव करता है, और जनता को क्या समझना चाहिए, किन मुद्दों के साथ आना चाहिए?
जनता देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे ना कि विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। और ये जो बात है कि सत्ता की मलाई काटने के बाद और 4 साढ़े 4 साल, एक उदाहरण आपके सामने है स्वामी प्रसाद मौर्य का। जी। वो उन्होंने भाजपा छोड़ी पुत्र मोह में कि पुत्र को भी हम टिकट दिला लेंगे। हालत आज ये पैदा हो गई है कि उनको अपने टिकट के लाले पड़ गए हैं। और अगर टिकट पडरौना से मिलता भी है तो चुनाव में क्या असर होगा, ये भी सामने है। आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है राजनीति की, पूर्वांचल की राजनीति एक बहुत बड़ा संकेत दे गया ये। और इसका असर पड़ेगा इन लोगों के ऊपर। और जनता भी अब बखूबी समझने लगी है कि हम ऐसे नेताओं को जो केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए उनको दल कैलेंडर की तारीखों की तरह बदलते हैं। आज आप इसमें हैं और जब चुनाव डिक्लेरेशन हो गया तो आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो। आपको लगता है कि ये सरकार बदल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार क्या बनेगी ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। लेकिन इस बार जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जनता मुखर कहीं से भी नहीं हो रही है। आम मतदाता आप उससे बात कीजिए तो वो इस प्रश्नों को एकदम टाल जा रहा है। मुद्दे की अगर बातें की जाए, जैसे विकास मॉडल की जो बातें हैं यहाँ पे, चूँकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने बहुत सेवाएं दी यहाँ पे बहुत से संस्थानों को। अगर बातें की जाए पुराने बनारस 2014 के बाद से उम्मीद का बनारस, जैसे उम्मीद की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं काफ़ी इनसे लोगों ने उम्मीद लगाई यहाँ की जनता ने, और अपने वोट का आशीर्वाद भरपूर दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, इसके बाद बीजेपी ने तय किया, वो प्रधानमंत्री बने। तो पूर्व के बनारस और इस समय के बनारस में आप कितना अंतर देखते हैं? कुछ इसका असर रहेगा? बहुत असर पड़ेगा। और 2014 के पहले की जो स्थितियां थी इस शहर की, आप चाहे सड़कों को आप देख लीजिए, पूरी तरह से सड़कें टूटी फूटी थीं, गड्ढा युक्त थीं। सड़कों पर पैदल चलना दूभर हो गया था, वाहनों से तो चलना बात दूसरी थी। पैदल भी आदमी चलने में डरता था। बिजली की व्यवस्था क्या थी ये आप सभी जानते हैं। पूरे शहर में जिस तरह के जर्जर तार थे, हर समय मौत मंडराती रहती थी हर आदमी के सर पर कि कब कहाँ कौन सा तार गिर जाएगा। 2014 के बाद जो विकास की एक गंगा बहनी शुरू हुई नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, और उसमें जो विकास हुए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आप शहर को देखिए, शहर की सड़कें, जाम की व्यवस्था एक ज़रूर बनी हुई है, लेकिन उसका भी निदान निकाला जा रहा है। तमाम फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कुछ बने भी हैं। कांग्रेस की बातें की जाए, जैसे कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यहाँ पे राजेश मिश्रा 2004 में जीते थे, 2009 में मुरली मनोहर जोशी आ जाते हैं, फिर 2014 में फिर नरेंद्र मोदी जी, फिर 2019 में रिपीट करते हैं फिर मोदी जी। तो अगर बातें की जाए बनारस की, अगर जैसे जो है कांग्रेस की हम स्पेशल बातें करेंगे, यहाँ से एक ऐसा घराना था जो कई मंत्रालयों में रहे। कमलापति त्रिपाठी की बात करेंगे, उनके फैमिली की बातें करेंगे यहाँ पे, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह पे। हालांकि चुनाव का समय है, अब शीर्ष नेतृत्व का चुनाव हो रहा है, जैसा जो कहना है 2014 के बाद से एक परिवेश बदला है। अब बड़े चेहरों पे चुनाव हो रहे हैं। अब उसमें प्रत्याशी का कोई बहुत महत्वपूर्ण हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत कोई प्रत्याशी कोई मतलब निकल के आता हो, बस वो उसकी चरित्र और चाल जो है साफ सुथरी रहे। तो अगर बातें की जाए तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में प्रियंका गांधी जी जो कमान संभाली हैं, तो कांग्रेस को क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी नजर आएगी? क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ सपा और बसपा से हुआ है। ऐसा है कि कांग्रेस पिछले 2.5 दशकों से, जो कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, कांग्रेस अपने कृत्यों के चलते जो है ख़त्म होती चली गई। बनारस कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो हाउसेस की राजनीति हुई, जैसे औरंगाबाद हाउस, कुछ दिनों तक क्या कहते हैं नागरिक विचारणी सभा, रत्नाकर पांडे, सुधाकर पांडे, ये जो गुटबाजी शुरू हुई, और नतीजा ये हुआ कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो तो निराश होकर घर में बैठ गए। और गणेश परिक्रमा करने वाले लोग, जिन्होंने इन दरबारों की गणेश परिक्रमा की, वो उन्हें टिकट भी मिलते गए, पद भी मिलते गए। नतीजा ये हुआ कि जो आम कार्यकर्ता जो था, जो ज़मीन से जुड़ के काम करता था, वो एकदम से किनारे होता चला गया, और कांग्रेस का वजूद करीब करीब ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गया है। रही बात प्रियंका गांधी की, आपने कही,
आपको याद होगा कि कभी राहुल गांधी को भी बड़े जोर शोर के साथ लाया गया था, नई रोशनी बताया गया था। राहुल बाबा ने क्या किया, कितना कांग्रेस को संभाल पाए। आज तो कांग्रेस टूटने के कगार पर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। पंजाब इसका उदाहरण है। पंजाब आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की चन्नी और सिद्धू को के बीच की आपस की लड़ाई है चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनने के लिए। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की रक्षा का चुनाव ये लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की बातें की जाए, जिस तरीके से अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है जैसे कि सरकार बना लेंगे। बीएसपी बहुत साइलेंट मूड में है। बीएसपी का प्रचार प्रसार का तरीका बहुत अलग ही रहा। उसके कार्यकर्ता जो हैं बहुत साइलेंट प्रचार करते हैं और बहुत शोर शराबे पे बीएसपी का वो कोई मानना नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने से वोट मिलेगा। उनका साइलेंट वोट चलता है। उनके कार्यकर्ता अंदर कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी जल्दी से सीट को प्राप्त करना चाहती है। तो अगर बातें की जाए जो यहाँ पे जैसे जिस तरीके की जो जल्दीबाजी है, जनता जो है यहाँ की उत्तर प्रदेश जनता सबसे ज़्यादा, हम बस आपसे 2-3 ऐसी बिंदु जानना चाहते हैं जो मतलब कि किन मुद्दों पे, जो विशेष मुद्दे जो होंगे, जो इस बार का जो चुनाव जो है 2022 का, वो विशेष मुद्दे क्या निकल के आए, कौन से मुद्दे होंगे यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल तो गढ़ रहा है। समाजवादी आंदोलनों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 2.5-3 दशकों से समाजवादियों का एक जो चरित्र बदला, इनको सर्वहारा वर्ग से मतलब नहीं है, समाजवादी विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने जो परिवारवाद की राजनीति और जाति की राजनीति की, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जाति तोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए। देश के विकास के लिए जरूरी है कि जाति तोड़ो अभियान चलाया जाए, लेकिन उससे एकदम अलग हटकर डॉक्टर लोहिया की कसम खाने वालों ने आज डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया और सिर्फ उन्होंने जाति के आधार पर अपने परिवार के को बढ़ाने के आधार पर राजनीति की। समाजवादी पार्टी का भी यही चरित्र जो बनता गया, इसका नतीजा ये हुआ कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं ये भी अब निराश होते जा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और इसका आपने पिछले लोकसभा चुनाव में असर देख ही लिया था कि पूर्वांचल में जो कि यहाँ पर अच्छी खासी सीटें इनको मिलती थीं, वो इनको नुकसान उठाना पड़ा। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, चूँकि सवाल का जवाब हम लेना चाहेंगे आपसे। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब किसी छोटे दल से या बड़े दल से किसी का गठबंधन होता है, जिन सीटों के खाते जो हैं, जैसे यहाँ की 8 सीटें हैं, तो अब कुछ सुभाषपा को जा रही है, कुछ पल्लवी और कृष्णा पटेल गुट में जा रही है। तो अगर बातें की जाए तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे या फिर जैसे बीजेपी के जो सहयोगी दल जो हैं यहाँ पे, जैसे निषाद पार्टी है, अपना दल है, तो जैसे जिन सीटों पर उनके कार्यकर्ताओं को जब पदाधिकारियों को जब टिकट नहीं मिलता है, तो क्या वो जोश उनके अंदर होता है जिताने का? नहीं, वो जोश नहीं रहता। और रही बात इन छोटी छोटी पार्टियों की, इनका अस्तित्व तो वोट कटवा नेता क्या होता है। ये दल वोट कटवा दल के रूप में बनते हैं। बड़े दल इनको इसलिए अपने साथ जोड़ के चलते हैं कि जो हमारा कुछ वोट ये काट सकते हैं, वो कम से कम हमारे साथ जुड़ जाएगा। इनकी जाति और के आधार पर जो दल बने हैं, इनकी जातियों का वोट कुछ हमको मिल पाएगा। आप याद कीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा का भी आपने नाम लिया है, पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव 2017 में जीता था। है, इसके पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर जो भी किया कुछ नहीं कर पाए। जमानत तक जब्त हुई है इन लोगों की। तो ऐसी स्थिति में अब जो है मतदाता एक केवल विकास चाहता है और विकास के मुद्दे पर ही वो पूर्वांचल का मतदाता जो है इस बार मतदान करेगा। आईपा की मुहिम है हमारी, जिस चैनल के अंतर्गत आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, चर्चाएं हुई राजनीतिक मुद्दों को लेकर। इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? हम लोग राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो है उनसे रूबरू होते हैं, उनके राय को जानते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को आप, आईपा की मुहिम को? आईपा की ये मुहिम सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को जिस तरह से दरकिनार किया गया था,
ये जातीय राजनीति ने ख़त्म किया था। कम से कम आपने एक अच्छा माहौल दिया और यही बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में परिवर्तन लाएगा। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी, जिन्होंने बताया कि 2022 का जो चुनाव है वो किन बिंदुओं के साथ होगा और शीर्ष नेतृत्व कितना इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।